त्रिशूल संस्थान के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश में हम लोग ने अभी तक फिजिक्स में देखिए सब याद दिला देते हैं, उन सब वीडियो को देखा कीजिए। तापमान, विद्युत, आपको साउंड, है ना, आपको प्रकाश, जो आपको मेन महत्वपूर्ण मतलब कि टॉपिक थे वो आपको मैं अब तक कराया हूँ। दोस्त, प्रकाश में हम लोग कहाँ कहाँ तक आए थे? प्रकाश के यार 7 घोड़ा था, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश, है जी। दृश्य प्रकाश के बाद क्या हमने बताया था आपको? अवरक्त किरण, सूक्ष्म कण और रेडियो तरंग। मैंने क्या कहा था कि गामा की आवृत्ति सबसे ज़्यादा और गामा का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, और रेडियो तरंग की आपको यार तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और आवृत्ति सबसे कम। फिर देखो प्रकाश के यार हमने बहुत सारा चीज़ पर बात किया था, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, है ना दोस्त। फिर हम लोगों ने बात किया था कि प्रकाश कण है कि तरंग है, तो प्रकाश कण और तरंग दोनों है। हम लोगों ने चर्चा किया था प्रकाश का विद्युत प्रभाव। कहा था कि यार जब कोई प्रकाश किसी धातु के सतह पर टकराती है तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है? बाहर कर देती है। इस चीज़ को हम प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये सिद्धांत आपको आइंस्टीन ने दिया था, और आज आपको विद्युत प्रभाव के दम पर सौर सेल, आपका यार स्वचालित गेट, है ना, और भी एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था। आइंस्टीन को प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए ही आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आज हमने बताया था आपको कि प्रकाश के बंडल को फोटोन कहते हैं। तभी कोई इलेक्ट्रॉन धातु से निकलेगा जब निश्चित ऊर्जा का कण उस धातु के साथ टकराएगा। वो जो न्यूनतम ऊर्जा है उसको हम लोग कार्य फलक कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे दोस्त प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब समझना है कि किस सिचुएशन में प्रकाश आपका यार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगा। समझ लीजिए, जानना है कि किस सिचुएशन में प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगा। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने के लिए यार कुछ क्राइटेरिया चाहिए। जब वो क्राइटेरिया को कोई भी यार प्रकाश तरंग, है ना, फील करेगा, वैसा सिचुएशन आएगा तो यार वो तरंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया करेगा। देखिए कब करेगा? पहला जो चीज होना चाहिए क्राइटेरिया कि यार आपका प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, मतलब कि तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होगा। जब प्रकाश एक घना माध्यम से, सघन माध्यम है, उस माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी एक क्रिया को करेगा, है ना जी। और देखिए दूसरा क्या क्राइटेरिया है? दूसरा क्राइटेरिया है कि देखिए आपका जो है, इससे आपको यार क्वेश्चन मतलब कि डाल देगा आपका कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी है ना जी, और दे देगा कि यार मतलब कि उसमें यार एक चीज जरूरी रहेगा और 3 चीज नहीं जरूरी रहेगा। आप जानते रहिए कॉन्सेप्ट को, तो पकड़ लीजिएगा कि कब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरा क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। मतलब क्या?
आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जब तक ये दो क्राइटेरिया को प्रकाश अनुभव नहीं करेगा और ये दो क्राइटेरिया में नहीं आएगा, तब तक यार प्रकाश तरंग, आपको कोई भी तरंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया नहीं करेगा। ये दो चीज चाहिए यार। पहला चीज कि यार तरंग जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, घना से विरल में जाए। दूसरा क्या जी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब जरा देखिए क्या होता है इसमें। मान लीजिए पहला ही क्राइटेरिया मैंने बोला कि यार माध्यम सघन से विरल होना चाहिए, तो आपका यार ऊपर आपका माध्यम सघन है और नीचे आपका माध्यम विरल है। चलिए भैया, पहला क्राइटेरिया सेट हुआ। देखो भाई, ये ए है अभिलंब, बीच का एक लाइन क्या होता है, अभिलंब होता है, ठीक है जी। अब एक तरंग आया। अब मान लो यार कि आपको सघन से विरल की ओर जब जाता कोई लाइट, चाहे कोई भी मतलब की चीज सघन से विरल की ओर जाता, तो क्या होता, जब सघन से विरल की ओर जाता है तो हम जानते हैं कि अभिलंब से क्या होता है, दूर हो जाता है, अभिलंब से दूर हो जाता है ना जी। बताए थे कि जब सघन से आपको विरल के लिए की ओर कोई तरंग जाएगा तो क्या है, अभिलंब से दूर हो जाएगा। ये क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हो जाएगा, है ना। देखो यार, मान लो यार कि ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण का मान और बढ़ा दें हम, ये आपतन कोण का मान क्या करें, बढ़ा दें। तो जैसे आपतन कोण का यार मान बढ़ाते जाएंगे तो तरंग क्या है, ऊपर उठते जाएगा। समझ लो मेरे बात को, जैसे करके यार इस कोण का मान हम बढ़ाते जाएंगे। ये आपतन कोण आई बताए थे आपको परावर्तन में कि आपतन कोण को हम लोग आई से इंगित करते हैं। तो जैसे ही इस आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे यार थोड़ा सा, तो यार क्या है, ये तरंग थोड़ा सा और ऊपर उठेगा, और आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो तरंग थोड़ा सा और उठेगा। और एक समय ऐसा होगा कि आपतन कोण इतना ज्यादा हो जाएगा कि तरंग यार इधर ना आके यहीं से मुड़ जाएगा। तो तरंग देखो यार, जब यहीं से यार एक ही माध्यम में आए और उसी माध्यम में मुड़ जाए, अगला माध्यम में जाए ही नहीं, तब कहलाएगा आपको यार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अरे समझा। मान लो कि तुम्हारा आपतन कोण यार बढ़ाएं, इधर और थोड़ा सा बढ़ाएं आपतन कोण को, तो तरंग क्या हो गया भैया, और ऐसे आगे लगा। कहें कि ना, हमरा यार यही माध्यम से यही माध्यम में करवा देना है, ठीक ना जी। तो और क्या किए जी भाई कि फिर यार आपतन कोण का मान बढ़ाएं, और आपतन कोण का और मान बढ़ा दिए, तो और मान बढ़ा दिए, तो तरंग को जो यार इधर जाना था विरल में, ये तरंग यार विरल में नहीं गया, ये तरंग यार सघन में ही क्या हो गया, लौट गया। तरंग सघन में ही लौट गया। तो इस चीज को कहते हैं हम लोग क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझिए अच्छा से समझ लेना है, क्या दिक्कत है, रटना है खाली कि इंधनुष पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीज का। अरे समझ लेगा तो फिर कभी नहीं फंसेगा। अब देखो क्या हुआ, इसी चीज को हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देख बेटा, यहां पर क्या चीज हो रहा है, समझो कि क्यों जरूरी है और इसका हम लोग कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। अब देखो यार, तरंग जब यार एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता, तो अपना यार कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या करता, वो खत्म करता, क्षय करता, है ना भाई। अब हम जा रहे थे यार सघन से, इन्हें घुस जाते दूसरे घर में, गांव में, तो कुछ हमको ऊर्जा खत्म करना पड़ता है जी। लेकिन क्या कर रहा है तरंग की, एक माध्यम में था और वही माध्यम में लौट गया।
एक माध्यम में था और वही माध्यम में लौट गया, तो यार इसमें ऊर्जा का क्षय नहीं हुआ, है ना। तो क्या लिखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा का क्षय कम से कम होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा का क्षय कम से कम होता है, कम से कम होता है, समझो, कम से कम होता है, समझा भाई। ये तो जान ही गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होगा भैया, कि पहला कंडीशन कि सघन से विरल में जाना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो तरंग यार वही माध्यम में लौट जाएगा। देखो मैं सबसे कमजोर बच्चा को ध्यान में रख के आपके लिए काम करता हूँ, तो अच्छा से सीख जाइएगा, अच्छा रहेगा यार। फिर तुमको किसी तरह से घुमाएगा तो तुम घूमेगा नहीं। अब देखो हम लोग यार कहाँ आम जीवन में इस ट्रिक का फायदा उठा रहे हैं। कुछ तो प्रकृति में आपको घटना घट रहा है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, लेकिन हम लोग अपने यार आम जीवन में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला जो चीज है उसका लाभ ले रहे हैं। तो पहला लाभ कहाँ ले रहे हैं, तो हम लोग ले रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर, आपको मैंने पहले बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर का खोज किया था नामिंद्र कपानी। नामिंद्र कपानी, ऑप्टिकल फाइबर का कैपानी, नामिंद्र कैपानी। ऑप्टिकल फाइबर का खोज किया था नामिंद्र सिंह कैपानी। अब देखो बेटा, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये किस क्षेत्र में मतलब कि काम आ रहा है, कौन कौन सा क्षेत्र में इसका उपयोग है। तो पहला यार इसका उपयोग तुम्हारा संचार के क्षेत्र में है, संचार के क्षेत्र में है जी। जितना भी आपको समझिए कि यार इंटरनेट, चाहे आप अपने घर पर यार छतरी लगा देते हैं और टीवी से यार मतलब एक छतरी से एक तार आता है और टीवी में जोड़ देते हैं, तो समझिए कि वो ऑप्टिकल फाइबर है। वो तार में काम हो रहा है यार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम से। दूसरा क्या है यार, इसका उपयोग करते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में यार इसका हम उपयोग कर लेते हैं, है जी। अब देखो बेटा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम किया। देखो ऑप्टिकल फाइबर को जो बनाया गया बाबू, तो मान लो हम बड़ा कर देते हैं तार को, ताकि आप अच्छा से इस तार का स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, है ना। इसमें देखो यार क्या किया गया, इस ढंग से इस तार को बनाया गया। देखिए इस तार में आप क्या समझे कि यार तार के बीच में देखो ये क्या है, ये इलाका क्या है, ये इलाका आपको सघन हो गया, और ये जो खाली वाला इलाका है वो क्या हो गया, विरल हो गया। देखो खेला तार में बना दिया, और तार से देखो कितना दूर दूर तक मैसेज को भेज दिया जा रहा है। क्या हो गया, हो गया। इधर भी देखो सघन है, इधर क्या है, विरल है। अब इसी में किसी को तरंग को हम एंगल से डालेंगे तो क्या होगा, तरंग को मान लो ये तरंग है, लाल रंग वाला तरंग है, इस तरंग को हम डालेंगे तो इस सघन है बेटा, है ना। अब सघन में जाओगे आगे क्या है, विरल है, तो फिर क्या हो गया यार, इसी माध्यम में ही लौट जाएगा, अगला माध्यम में ही जाएगा नहीं, है ना जी।
अगला मध्यम में नहीं जाएगा यार, तो इसमें ऊर्जा का क्षय क्या होगा, कम से कम होगा। अब मान लीजिए कि जनरल तार हम जोड़ देते हैं छतरी के साथ, तो वहाँ से यार डाटा जो मेरे पास, कभी जोड़ के देखिएगा कि बिल्कुल आपका टीवी झिलमिलाने लगेगा। जितना आपको एचडी जितना डाटा चाहिए वो डाटा रास्ते में ख़त्म हो जाएगा, आपके टीवी तक पहुँचेगा ही नहीं, है ना जी। फिर देखो यार कहाँ काम लाएं। अब पेट में मेरा यार मतलब कुछ गड़बड़ है, तो डॉक्टर लोग यार पाइप डालेगा, पाइप में लगा देगा कैमरा और उस कैमरा से अटैच कर देगा किसको, लैपटॉप पर, और पाइप अंदर डालेगा और डालेगा यार वो पता लगा लेगा किसका गड़बड़ी कहाँ पर है। उस चीज़ को हम लोग कहते हैं इंडोस्कोपी। क्या कहते हैं, इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, हमारे शरीर के अंदर पाइप के माध्यम से डालकर अंदर के मतलब कि यार सारा सिचुएशन को देखने और गमने का तरीका है। अब किसी के पेट में डाल रहे हैं यार, और एक तो डालना कितना कष्टदायक, वहाँ से जब फोटो खिंचा के आवे वो गिजबिजायल रहे, मतलब कैसा तार रहे कि जिसमें यार डाटा सब रास्ते में ख़त्म हो जाए, तो फिर यार पेशेंट को कष्ट भी हो जाएगा और डॉक्टर सही रोग को पकड़ भी नहीं पाएगा। तो ये जानना है, पूछ ले कि इंडोस्कोपी में कौन सा तार है भैया, ऑप्टिकल फाइबर। कोलोनोस्कोपी में कौन सा तार है, ऑप्टिकल फाइबर। कह देगा यार इंडोस्कोपी जो करते हैं वो तरंग के किस नियम पर आधारित है, तो तरंग के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और भी इसके यार देखो यार बहुत सारा एग्जाम्पल हैं। ये तो देखो इसका जो हम फायदा उठा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। अब कहीं से कहीं तुम इस माध्यम से 100 किलोमीटर दूर तक डाटा भेजेगा, तो जितना माल भेजेगा वो सब माल करीब करीब पहुंच जाएगा। देखते हो यार कि अब टीवी देखो बिल्कुल एचडी कितना अच्छा आता है, और एक ज़माना में यार सबका टीवी झिलमिलाते रहता था, क्योंकि यार टीवी स्टेशन से जितना डाटा पहुंचना चाहिए था वो पहुंच नहीं पा रहा था, तो ऑप्टिकल फाइबर ने पहुंचा दिया यार। दोस्त मेरे देखो यार, कांच का चमकना, कोई आपको यार कोई कांच है, शीशा था आपके पास, वो चटक गया, चटका कांच का चमकना। अब देखो खुद गमो कि एक शीशा था तुम्हारे पास है जी, और बाबू यहां से चटक गया था ये, ठीक ना। अब चटक गया भैया तो क्या हो गया, ये ढीला हो गया, इतना टाइट रहा नहीं। तो इसके बगल में कैसा माध्यम है, जो पार्ट नहीं चटका वो कैसा है, वो आपको यार जो पार्ट नहीं चटका वो कैसा है, वो सघन है। और चटका हुआ पार्ट कैसा है भाई, तो चटका हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, विरल। अब लाइट यार देखो सघन से विरल की ओर जाएगा तो क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तित हो जाएगा। तो कभी रौदा में आपको यार ये आपको शीशा जो चटका हुआ दरकल हुआ शीशा रखल रहेगा, तो जहाँ पर दरका हुआ है खूब चमकते हुए नजर आएगा, वो खूब चमकेगा। तो समझिए कि वो क्यों चमक रहा है, तो चमक रहा है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। क्या माध्यम बन रहा है, जो चटका वो विरल हो गया, और जो बाकी वाला पार्ट क्या था, सघन, और सघन से विरल की ओर जाएगा तो पूर्णांतरिक परावर्तन। आगे आप लोग यार बहुत सारे इसके एग्जाम्पल जानते हैं। आपको यार मृग मरीचिका का बनना, लिख लीजिए, मृग मरीचिका का सबके पीछे कारण वही है। कितना हम कारण आपको समझाएं, ये समझ जाइए कि वैसा ही सिचुएशन बनेगा तो सब खेला होगा। तो मृग मरीचिका का बनना, बर्फीले जगह पर ल्यूमिन का बनना, बर्फीले जगह पर लूमिन का बनना, लूमिन का
बनना, समझ लीजिए। ठीक है, अब और बहुत सारा एग्जाम्पल उतना आप जानते हैं, हीरा का चमकना, इंद्रधनुष का बनना, है ना जी। रोड पर आप जाते रहते हैं यार गर्मी में, तो रोड का गीला नजर आना, ये सब खेला जो है क्या है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। अब लुमिन समझ रही जैसे समुद्री इलाका में तू जाएगा और बर्फीला रहेगा वो इलाका, तो दूर से जो जहाज आपको इस ढंग से आ रहा है, जहाज तो यार ऐसे ही ना रहेगा, है ना, तो देखिएगा तो यार जहाज आपको उल्टा नजर आएगा, लगेगा कि नहीं जहाज आसमान में लटका हुआ है। तो भैया इसी को कहते हैं लुमिन। तो ये जो लुमिन बन रहा है उसके पीछे भी है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तो लुमिन का बनना, इंद्रधनुष का बनना, ऑप्टिकल फाइबर का काम करना, हीरा का चमकना, है ना जी, कचका हुआ कांच का चमकना, ये सब खेला है पूर्णांतरिक परावर्तन। देखो बेटा, अब कई बार क्या होता है कि आपको मार्क देने के लिए दे देगा क्वेश्चन की इंद्रधनुष बनता है, चाहे दे देगा यार कचका हुआ कांच चमक रहा है, और ऑप्शन यार आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं दिया। ऑप्शन आपको दे दिया क्या, आपको दे देगा ऑप्शन यार परावर्तन दे देगा, आपको ऑप्शन दे देगा यार विवर्तन दे देगा, आपको ऑप्शन दे देगा अपवर्तन और वगैरह वगैरह। तब हमको किस ऑप्शन की ओर जाना चाहिए, हमको किस ऑप्शन की ओर जाना चाहिए, हमको जाना चाहिए कहाँ, अपवर्तन की ओर, है ना जी। रियल में यार ये तो परावर्तित नहीं ना हो रहा है, रियल में क्या हो रहा है, रियल में तो ये अपवर्तित हो रहा है। रियल में भैया ऐसे आया तो ये अपवर्तन हो गया, तो ये तो आ रहा था इधर, लेकिन यार गलती से इन्हें चला गया। तो यार जब परावर्तन विवर्तन अपवर्तन ऑप्शन रहे तो हम ऐसे में क्या मारेंगे, अपवर्तन। एक्चुअल में तो यार वो अपवर्तन की क्रिया कर रहा है। हाँ, खाली गड़बड़ हो गया कि माध्यम सघन से विरल था और आपतन कोण का मान जो है कांतिक कोण से ज्यादा था, लेकिन हुआ तो अपवर्तित। लेकिन यार परावर्तन जैसा लग रहा है इसलिए इसका नाम दे दिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन अगर इस ढंग से ऑप्शन रहे परावर्तन विवर्तन अपवर्तन, तो हमको मारना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला जगह पर। अगर देखिए कि ऑप्शन अपवर्तन है तो अपवर्तन मार देना है, क्योंकि अपवर्तन कर रहा है ना जी। चलिए, अब आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब थोड़ा सा देखो दर्पण को समझो ठीक से, बिल्कुल, है ना। अब देखो यार दर्पण तुम्हारा यार मतलब ऐसे तो बहुत सारा है, गोलीय दर्पण, फलना दर्पण, लेकिन हमको यार 3 दर्पण के बारे में कॉन्सेप्ट वाइज सही तरीके से जानना है। प्रश्न आपका मतलब कि इन्हीं 3 दर्पणों से पूछा जाता है, और इसके अलावा का जो चीज़ रहेगा तो जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको मैं बीच बीच में ला के उसको दे दूंगा। लेकिन 3 दर्पण को आपको समझना है जिससे अक्सर हाँ प्रश्न पूछा जाता है। पहला देखो यार तुम्हारा समतल दर्पण हो गया, समतल है ये, है ना जी, इसको एकदम समतल है। अब आया यार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है जी। अब देखो बेटा अगर गोला कोई है, एक गोला चीज था तुम्हारे पास, चमकीला शीशा, ऐसा गोला था, गोला चीज था तुम्हारे पास, है ना। इसको यार गोला चीज था, इसको बीच से काट दिया, बीच से काट दिए हम, तो जो ये बीच से काट दिए तो कैसा कैसा ऐसा ऐसा चीज निकलेगा। बीच से काट दिए तो क्या निकला, ऐसा पोर्शन निकला, है ना जी। बीच से काट दिए तो इस ढंग का पोर्शन दुगो निकला। देखो इधर खेला, ये देखो भैया उठल है और नीचे वाला इधर वाला क्या है, दबल है ना जी। बीच से काट दिए गोला को और क्या कर दिए कि ये वाला पोर्शन में क्या कर दिए, पेंट कर दिए, पेंट कर दिए हम इसको। शीशा था ऐसा और बीच से काट दिए और पेंट कर दिए, तो देखो उठा हुआ है भैया ये, और उठा हुआ है तो तुम्हारा ये कौन सा दर्पण बन गया, ये बन गया कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। सोच लो
जब कोई गोला के काटेगा तो जो उठल वाला बाहरी वाला जो पोर्शन क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण बना, उत्तल दर्पण। ठीक है जी। अब एक पोर्शन देखो, एक पोर्शन इधर तो काटा था, इसको तुम इधर से उत्तल दर्पण बना दिया। अब देखो तुम्हारा ऐसा है, ऐसा वाला पोर्शन है, देखो पोर्शन कैसा है तुमको यार, ऐसा वाला है, ये वाला पोर्शन है ना जी। अब तुम क्या किया इसमें, तुम इसमें रंगा, लेकिन बाहर से रंग दिया, ऐसे रंग दिया है, तो गहीड़ हो गया। गहीड़ हो गया तो कौन सा दर्पण ही बन गया, ये बन गया अवतल दर्पण। अब मेरे हिसाब से मेरा भाई लोग कभी नहीं गड़बड़ाएगा, अवतल दर्पण है जी। क्या क्या समझ गए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और क्या जी, अवतल दर्पण। उठा हुआ पार्ट उत्तल और गड्ढा वाला पार्ट क्या, अवतल। इधर रंगल है तो ऐसे देखेंगे पिक्चर अपना इसमें, ठीक है। अब देखो बेटा क्या क्या समझना है। अब देखो समतल दर्पण, जो तुम्हारे घर में लगा हुआ है यार ड्रेसिंग टेबल में, वो समतले दर्पण है ना। तुम जहां यार वॉश मशीन के सामने, मतलब कि जहां मुंह धोते हो, और वॉश मशीन के ऊपर जो मिरर लगल है वो समतले दर्पण है। कौन दर्पण है, समतल दर्पण है भैया, ठीक है। अब देखो समतल दर्पण के बारे में हमको इतना चीज जानना है। पहला चीज कि अगर इसमें हमको अपना पूरा प्रतिबिंब चाहिए है जी, तो दर्पण की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। तो क्या जानना है, पहला चीज कि पूरा प्रतिबिंब के लिए दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, ठीक है जी। पहला क्राइटेरिया क्या, कि पूरा हमको अपना पिक्चर देखना है तो दर्पण कम से कम आधा होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा क्या है इस दर्पण का खासियत, तुम इस दर्पण से यार 5 मीटर दूरी पर खड़ा हो है जी, मान लो कि दर्पण से हम 5 मीटर दूरी पर खड़ा हैं, तो मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है ना जी, वो हमसे कितना दूर पर है, 10 मीटर। प्रतिबिंब भी है, दर्पण के पीछे 5 मीटर बनेगा। पहला चीज, हम यार दर्पण से 5 मीटर आगे खड़े हैं, तो फिर मेरा प्रतिबिंब यार दर्पण के क्या है, 5 मीटर पीछे है, ठीक है जी। दूसरा चीज क्या दिमाग में रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब यार आप दर्पण के सामने 10 मीटर की गति से मतलब कि दौड़ते आइएगा, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो आपको क्या है, दुगना, 10 आपका और 10 उसका, है ना। जब हम मतलब कि दर्पण के सामने 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ेगा, क्योंकि भैया हम होने जा रहे हैं, तो हमारा इमेज कहाँ आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो 10 इसका और 10 इसका, तो गति क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, है जी, समझ गए। और क्या तीसरा चीज जानना है भैया, एक किसी भी सिचुएशन में जो इस समतल दर्पण है वो प्रतिबिंब बनाएगा, तो पहला चीज क्या बनाएगा, आभासी बनाएगा भैया, आभासी बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा। आभासी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक, है ना जी। ये जान लो, दिमाग में बैठा लो, जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहेगा, वो प्रतिबिंब उल्टा नहीं होगा। तो अगर यार आपको समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। कैसे फंस जाएंगे हम, प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा,
सीधा होगा। और क्या होगा प्रतिबिंब यार, क्या होगा प्रतिबिंब आपका वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। समझ गए? तो समतल दर्पण में क्या क्या चीज जाने, पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई आधा, इसके आगे 10 मीटर से दौड़ेंगे तो प्रतिबिंब हमारा 20 मीटर से दौड़ेगा। इससे हम 5 मीटर दूर खड़ा है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना है 5 मीटर, और हमसे कितना दूर है प्रतिबिंब मेरा इमेज 10 मीटर है जी। और क्या, और ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी काल्पनिक। और जो प्रतिबिंब आभासी और काल्पनिक होगा है ना जी, इमेजिनरी होगा, वो हमेशा सीधा ही रहेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अब देखिए कई बार आपको यार समतल दर्पण से उसके पोजीशन पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए अगर दो समतल दर्पण को, दो दर्पण है, इसको समानांतर रख देंगे, ये तो एकदम बिल्कुल मान लो समानांतर है, और इसमें यार मोमबत्ती जला दिए हम, है ना जी, तो इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितना होगा, कितना होगा, अनंत होगा। तुम यार जाते हो सैलून में तो यार समतल दर्पण तो लगल है, तुम बीच में रह गया, एगो पीछे दर्पण एगो आगे दर्पण, तुम्हारा समानांतर। अब तू देखता है कि कितना प्रतिबिंब मेरा तू देखित रहे, वो प्रतिबिंब कभी खत्म नहीं होगा। तो समानांतर है तो प्रतिबिंब समानांतर है समतल दर्पण, और समतल दर्पण समानांतर है तो क्या, दो समतल दर्पण समानांतर है तो प्रतिबिंब कितना, अनंत, इन्फिनिटी। जितना तुम्हारा दम है देखो, कितना तू अंदर घुस के देख सकता है, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है जी। दूसरा पोजीशन क्या है कि दो समतल दर्पण तो मेरे पास था, लेकिन हम कहें कि नहीं अब समानांतर नहीं रखेंगे, इसमें कुछ हम मतलब कि चाल चल देंगे, कुछ दूसरे तरीके से रखते हैं। तो क्या कर दिया भैया, समतल दर्पण था तो वो कैसे रख दिया है, वो के ऐसे रख दिया। अब ऐसे ऐसे रखें है ना जी, तो कितना डिग्री का कोण बन गया, ऐसा ऐसा यार रह गया तो कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। अब कह देगा यार कि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं, और यार एक आपको दिया जल रहा है, चाहे इसके बीच में कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो जरा देख लो इसको, समझ लो, है ना जी, कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, टोटल अपने दिमाग में उठाना कि टोटल एंगल 360, क्या इशू रखेंगे दर्पण के तो 360 डिग्री से ज्यादा के खिलाना होगा। तो टोटल कितने 360, और अभी क्या पोजीशन है 90, तो सीधे यार 90 से हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटे, 9 चौके कितना 36, कितना आया 4। अब एक चीज दिमाग में रखना है कि भैया समतल दर्पण में है ना जी, जब ऐसे करके एंगल बन जाएगा तो प्रतिबिंब कभी सम संख्या में नहीं बनेगा, प्रतिबिंब बिंब कभी आपको यार सम संख्या में, सम संख्या में नहीं बनेगा, सम संख्या में नहीं बनेगा। तो भैया ये 4 क्या है, सम संख्या, तो प्रतिबिंब कितना बनना चाहिए, 4 माइनस क्या करेंगे 1, कितना प्रतिबिंब बनेगा 3 बनेगा। अब मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे प्रश्नों में आप नहीं फंसिएगा, कोई कमजोर से कमजोर बच्चा को मैं बोल रहा हूं। अब देखो यार दो समतल दर्पण के बीच में आपको यार एंगल रहता 60 डिग्री, अब थोड़ी ना मेरा चेला फंसेगा, सीधे क्या कर देगा 360 बटे 60, 6 छक्के 36, और 6 कौची है सम संख्या, और सम संख्या में नहीं बनेगा तो क्या कर देंगे भैया 6 माइनस 1 कितना 5 रहेगा प्रतिबिंब। अब मेरे को लगता है इसका एग्जाम्पल देने का भी जरूरत
नहीं है। आप समझ गए। अब देखिए बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण की, है भैया, उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में हमने क्या कहा भैया, अंदर से रंगा हुआ है, पेंट किया हुआ है ना। शीशा में पेंट करेंगे तभी ना भैया। ये कोची पेंट कर दिए इसमें, पढ़ाए तो थे कि शीशा में यार दर्पण में कोची पेंट करते हैं, सिल्वर क्या नाइट्रेट, सब भुला जाते हैं आप लोग। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का पेंट होगा भैया। चुनाव का चिन्ह में भी यही होता है ना जी। ये नहीं पेंट करेंगे यार तो हमको यार दर्पण में अपने आप को देखने के लिए मेरा जो प्रतिबिंब है वो क्या होना चाहिए, परिवर्तित होकर मेरे रेटिना पर आना चाहिए। ये नहीं रहेगा तो सीधे निकल जाएगा उनने, लौटेगा कैसे। सिल्वर नाइट्रेट अच्छा परावर्तक है, ठीक है जी। अब देखो उत्तल दर्पण के बारे में एक चीज जाना है ठेठ भाषा में, ज्यादा उजुल फुजुल दिमाग में डालने का जरूरत नहीं है। क्या डालना है कि भैया ये उत्तल दर्पण है कैसा, आभासी, आभासी है तो काल्पनिक है जी। आभासी काल्पनिक, आभासी को ही काल्पनिक कहेंगे भैया। अब अच्छा से समझ गया मेरे बाबू। आभासी है और काल्पनिक है तो तुम खुद जज कर लेगा कि सीधा है कि उल्टा है। तो आभासी है जो क्या होगा, सीधा होगा भैया, सीधा होगा, है ना। और थर्ड क्या जानना है, इसमें किसी भी सिचुएशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा ही बनेगा, वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा। तो क्या तीसरा जानना है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनेगा, छोटा ही बनेगा। कुछ कर लो, प्रतिबिंब कभी भी इसका बड़ा नहीं बनेगा। तो क्या क्या पूछ देगा कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, आभासी। जान ले भैया कैसा, सीधा, आभासी है तो सीधा है ना जी। और किसी भी स्थिति में वस्तु से क्या जी, छोटा। अब यार भैया बाबू जब यार छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो इसी कारण तो इसका यार कार का यार मतलब क्या है, लुकिंग मिरर में, है ना जी। कार का जो लुकिंग मिरर है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण रहेगा तो यार पीछे से 20 गाड़ी आते रहेगा तो छोटा छोटा 20 गाड़ी हमको नजर आएगा। और अवतल दर्पण रहेगा तो यार एक एक गाड़ी से मतलब क्या होगा, पूरा शीशा भर जाएगा और साइड वाला हमको ठोकर मार के चल जाएगा। इसलिए कार का लुकिंग ग्लास जो है, कार का लुकिंग ग्लास अब तो बोलने का जरूरत है नहीं, तुम सब तो जानता ही है सर। कार का लुकिंग ग्लास क्या जी, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए मोटा मोटी अब उत्तल दर्पण आप समझ गए। उत्तल है, आभासी, काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा, कार का लुकिंग ग्लास। इतना ही इसके बारे में ज्ञान रखना है फिलहाल। अब देखो बेटा, अब आओ अवतल दर्पण। कौन दर्पण में हम लोग आए हैं, अवतल दर्पण। अभी क्या है भैया, बाहर से पेंट है और दर्पण यहाँ कहाँ है, यहाँ है। इसमें ठीक है ना जी, कुछ कुछ बिंदु को समझना है, बातों को समझना है। अब देखिए अवतल दर्पण में लाइन खींच दो ऐसे करके। ये देखो पोल है P, है जी, ये क्या है, फोकस है F, और ये क्या है, ये आपको यार वक्रता त्रिज्या है C है जी। समझ लो मेरा बात को। और ये क्या है, अनंत है, अनंत है जी। अब देखो यार किसी वस्तु को
इसमें हम अनंत पर रख दिए, यहाँ अनंत पर रख दिए वस्तु को, है जी। तो इस वस्तु का यार प्रतिबिंब आपको कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। लेकिन देखिए कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, फोकस पर बनेगा और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। देखो यहाँ खेला, हम अवतल दर्पण में अनंत पर किसी वस्तु को रखें, तो अवतल दर्पण में अनंत पर रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर, है जी। और कैसा बना? छोटा और उल्टा। जान लो अवतल दर्पण का कुछ विशेषता। पहला चीज देख लो पहले सिचुएशन। अब देखो यार, तुम्हारा मन किया कि ना फोकस पर, तो अनंत पर तो था, तो फोकस पर, है ना जी। तो कहे ना यार वस्तु को हम यार फोकस पर रखते हैं, यहाँ रखते हैं। तो फोकस पर जैसे हम वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इसको देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिएगा भैया। इतना भर तो जरूर बुद्धिमान आप हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको ऐसे डायग्राम बना के समझ लेंगे, है जी। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर प्रतिबिंब बना क्या? छोटा उल्टा, ठीक है। फोकस पर रखें तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। फोकस पर रखें यार तो नजदीक नहीं है, तो कहाँ? अनंत पर प्रतिबिंब बना। और कैसा? उल्टा और बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब देखिए यार, आप अगर यहाँ पर यार रख देते हैं वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर, तो यहाँ पर रहते रखते हैं तो ये कहता है कि ना हमको दूर नहीं जाना है, हमको यहीं पर बन जाना है प्रतिबिंब, है जी। तो जब वक्रता त्रिज्या पर आपने रखा वस्तु को, है ना जी, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना? वहीं बना, CA पर बना। और कैसा बना? उल्टा। कैसा बना? उल्टा, है जी। कैसा बना? उल्टा। और क्या? वस्तु के बराबर। C पर क्या बनेगा? यहाँ पर उल्टा और वस्तु के बराबर। एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा, बराबर, है ना जी। अब देखो बेटा, जब मतलब कि आप वस्तु को यहां रख दीजिएगा फोकस और पोल के बीच में, है जी। जब वस्तु को हम रख देंगे यार फोकस और पोल के बीच में, है जी, तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा, ठीक है जी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा। तो प्रश्न यहां से क्या क्या आया? आपका उत्तल दर्पण यार हर जगह प्रतिबिंब कैसा बना रहा था? उल्टा। और उल्टा है तो कैसा? वास्तविक। उल्टा क्या होगा? उल्टा जो होगा, उल्टा प्रतिबिंब क्या होगा जी? वास्तविक। तो हर जगह यार उल्टा और, है ना जी, उल्टा वास्तविक रहेगा तो क्या? उल्टा। आभासी रहेगा तो सीधा। लेकिन एक सिचुएशन में आपका अवतल दर्पण यार सीधा प्रतिबिंब बना रहा है ना जी। कब अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बना रहा है? जब वस्तु को यार हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब यार यहां बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। अब खुद सोचो, बनाना नोट्स अपना अच्छा से, खुद सोचो कि जब पूछेगा कि अवतल दर्पण आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कब बनाता है, तो क्या बोलेंगे? जब वस्तु यार फोकस और पोल के बीच हो, ठीक है जी। अरे समझा? अब देखो यार, तुम यहां पर यार किसी वस्तु को रख देगा F और C के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? यहां बन जाएगा यार अनंत और C के बीच में, है जी, उल्टा। तुम यार यहां पर किसी को वस्तु को रखेगा तो तुम्हारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां बनेगा। किसी भी सिचुएशन में प्रतिबिंब उल्टा ही बन रहा है। बोलो इधर नहीं रखना है, इधर ही रखना है, ठीक है जी। तो कितना सिचुएशन तुम्हारे पास हो गया?
एक सिचुएशन, है ना जी। अनंत, अनंत पर रखें तो कहाँ बना, फोकस पर। फोकस पर रखें तो कहाँ बना, अनंत पर, है जी। वक्रता त्रिज्या सी पर रखें तो कहाँ बना, सी ए पर, उल्टा। क्या गया यार, सी और अनंत के बीच में रखेंगे तो, सी और अनंत के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, और एफ और सी के बीच में रखेंगे यार तो क्या, अनंत और सी के बीच बनेगा, है ना जी। सब जगह उल्टा बना। लेकिन यार जब हम वस्तु को यार कहाँ रख दिए, पोल और फोकस के बीच रखे, है ना जी। कहते ना कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण था, तल दर्पण। तो दाढ़िया बनावे जाएंगे हम तो थोड़ी ना यार कि दर्पण उन्ने है और हम इतना दूर से बनाएंगे उसका, यार यहाँ पर खड़ा होकर थोड़ी ना दाढ़ी बनाएंगे। हम जब भी दाढ़ी बनाएंगे तो दर्पण के पास बनाएंगे, तो मेरा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और बहुत बड़ा बनाएगा। बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो हम अपना सब देख लेंगे, छोटा छोटा बाल कि कहीं छूटल तो नहीं है। तो ये सब VIP अगर 5 स्टार होटल में जाइएगा तो उसके बाथरूम में यार यही दर्पण लगल रहेगा, क्या कि VIP आदमी जा रहा है, उसका एको बाल छूटना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग घर में तो यार समतले दर्पण से काम कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा से समझें, समझ गए। चलिए लाइट का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें हम इसको पूरा कवर कराएंगे। आज जो जो हम बोले हैं देखिए बारी बारी से उसको समझ लीजिए। और कुछ और जो चीज़ है, 2 चीज़ इससे अलावा आज के लिए है जो आपको हम दे देते हैं, है ना। तो क्या चीज़ जाना है, पहला चीज़ हमने आपको यार झूला वाला बात बताया था, और कई बच्चा देखो मतलब उसको नहीं समझ पाया। हमको नहीं लगता यार कि क्यों नहीं समझ पाता है, भैया जो नहीं समझ पाया उसके लिए है, जो समझ गया है उसको कोई दिक्कत नहीं। देखो यार मैंने क्या कहा था, देखो आवर्तकाल समझ लो इसमें, और आवर्तकाल देखो यार आप लाइन बाय लाइन सब वीडियो देखेगा तब ना। हमने आपको आवर्तकाल नहीं बताया था कि आवृत्ति 1 सेकंड में जितना बार घूमे वो क्या हो गया, आवृत्ति। और एक बार चक्कर मारने में जो समय ले वो क्या है, आवर्तकाल। कोई चीज़ को लटकेले हैं ऐसे करके, और एक बार में यार ऐसे ऐसे हुआ तो जितना देर में ऐसे ऐसे हुआ वही क्या है, आवर्तकाल है। ठीक है जी, आवर्तकाल है। अब देखिए भैया आवर्तकाल का देखो यार सूत्र क्या हो गया, आवर्तकाल का यार चिन्ह क्या हो गया, T, और सूत्र क्या हो गया, 2 पाई रूट अंडर क्या, L बटे G। अब देखो देखना है एक चीज को कि भैया जो फॉर्मूला बना है तो जो 2 पाई है, तो यार बाबू तुम जानता है कि पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। इससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है, तो 2 पाई रहबे करेगा, 2 पाई तो फिक्से है, ये पाई 22/7 रहेगा। तो इस आवर्तकाल में यार कौन चीज मतलब कि प्रभाव ला सकता है, कौन ला सकता है, लंबाई नहीं तो गुरुत्वाकर्षण, है जी, लंबाई नहीं तो गुरुत्वाकर्षण। अब हम खुद बुद्धि लगाएंगे कि मान लो यार कि लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ गया तो लंबाई बढ़ जाएगा यार, तो ऊपर जब बढ़ जाएगा यार और G यार वही रहेगा, तो यार हमारा जो वैल्यू क्या हो जाएगा, आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। लंबाई अगर बढ़ जाता है, मान लो यार गुरुत्वाकर्षण 10 है और लंबाई मतलब कि तुम्हारा क्या था, 20 था, है जी, और 2 पाई एकदम वही था, है ना जी, लंबाई क्या था, 20 था। तो लंबाई 20 था तो यार तुम्हारा यार आवर्तकाल कितना, 10 बटे मतलब कि 2/1 हुआ, है जी। अब यार लंबाई बढ़ जाता है और गुरुत्वाकर्षण वही रहता है, तो लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई 30 हो गया और गुरुत्वाकर्षण 10 रहा, तो यार ऊपर वाला वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो लंबाई जब बढ़ेगा तो टोटल जो वैल्यू है वो वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और जो वैल्यू बढ़ेगा बेटा तो आपका क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले एक चक्कर मान लो यार कि लगा रहा था 1 सेकंड में, अभी आवर्तकाल का मान ज्यादा आ रहा है तो समझो कि यार वही चक्कर अब यार 1.3 सेकंड में लग रहा है, तो L बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा।
और एल घटेगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। समझो मेरे बात को। और आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। आवर्तकाल और आवृत्ति, आवर्तकाल और आवृत्ति क्या है? एक दूसरे का विपरीत है, रेसिप्रोकल है। आवर्तकाल ज्यादा, आवर्तकाल ज्यादा तो आवृत्ति क्या? कम है जी। पहले यार एक चक्कर 1 सेकंड में ऐसे ऐसे मार देता था, अब इसका यार आवर्तकाल बढ़ गया 1.3 सेकंड। तो 1.3 सेकंड तो यार इसका चक्कर क्या होगा यार, है ना जी। चक्कर उतना तेजी से वो नहीं लगेगा, है ना जी। एक यार 1 सेकंड में लौट के आ गया, अब की लौट के आ रहा है 1.3 सेकंड में। तो यार उसका आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगा? कम जाएगा, है ना जी। आवृत्ति मतलब क्या? 1 सेकंड में लगाया गया चक्कर। अब आवर्तकाल कम जाएगा कि नहीं? 1 सेकंड में नहीं, ये आधे सेकंड में मतलब लौट के आ जा रहा है। तो आवृत्तियां कुछ ही होगा, बढ़ जाएगा, फटाफट मारेगा। आवृत्ति क्या होगा? बढ़ जाएगा यार। अब इतना में भी नहीं समझेगा तो तुमको तो ब्रह्मो समझाने के लिए, है ना। अब समझो कि अब झूला था, इसमें देखो क्वेश्चन, अब झूला था और झूला पर यार हम बैठे हुए थे, झूल रहे थे मजा से। अब बैठे हुए झूल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ना है? इसमें फर्क तभी ना पड़ेगा यार कि कोई ठेल दे, चाहे हम खड़ा हो जाएं, चाहे कुछ हम कुछ एक्स्ट्रा करें। अब हमारा मन किया यार कि क्या करें, खड़ा हो जाएं, तो यार हम यहाँ पर खड़ा हो गए। अब खड़ा हो गए तो देखो ये झूला था, तो झूला था तो ये क्या है? रस्सी है। तो रस्सी क्या है? एल है ना जी। और झूला झूल रहे हैं यार, तो झूला झूल रहे हैं तो नीचे से यार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी तो उस पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर एल है और जी है। हम देख बेटा अब खड़ा हो गए। अब खड़ा हो गए यार, तो एक रस्सी क्या है? इधर से पकड़ लिए, एक रस्सी क्या कर लिए? इधर से पकड़ लिए, है ना। रस्सी जब इधर से पकड़ लिए यार, तो अब यार देखो यार ये जो नीचे वाला रस्सी है वो तो बेकार हो गया। अब तो मेरा रस्सी का लंबाई क्या हो गया? मेरा रस्सी का लंबाई क्या हो गया? घट गया। खड़ा हो जाते हैं तो रस्सी का लंबाई क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। रस्सी का लंबाई जब हम घटाएंगे तो इस फार्मूला पर 2 पाई बदले वाला न हो, फिक्स हो, क्या है? एल बटे जी। अब रस्सी का लंबाई कमेगा, क्या हो रहा है? जब रस्सी का लंबाई कमेगा, आपका जो रस्सी का लंबाई, ये देखो ना, देख लीजिए इधर, देखिए आपका 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी। अब देखो यार जब खड़ा हो गया तो रस्सी का लंबाई क्या हो गया बेटा? कम गया। और जब रस्सी का लंबाई कम जाएगा, ऊपर वाला कमेगा यार, तो पूरा मान भी क्या होगा? कम जाएगा। रस्सी की लंबाई कमेगी तो आवर्तकाल क्या होगा? कम जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा? कम जाएगा। और आवर्तकाल कम जाएगा, रस्सी का लंबाई कम गया भैया, है ना। तो आवर्तकाल क्या हो गया? कम हो गया। कहे कि ऊपर वाला कम गया तो टोटल मान 2 पाई तो फिक्स था, खेला तो एल और जी पर था। एल कम गया तो पूरा वैल्यू भी कम गया, और पूरा वैल्यू कम गया तो आवर्तकाल कम गया। ये आवर्तकाल का सूत्र है। आवर्तकाल कम गया तो क्या हो गया? आवृत्ति बढ़ गया। आवृत्ति बढ़ गया। तो देख लीजिए जरा बात को कि अब झूला पर यार अब खड़ा हो जाइएगा तो आवर्तकाल क्या होगा? कम जाएगा। याद रखना है, क्या कि पहले आ रहा था यार 1 सेकंड में घूम के, अब हम जैसे ही खड़ा हो गए तो मेरा यार आवर्तकाल कम गया, तो वो घूमने वाला काम यार आधे सेकंड में हो जा रहा है। तो आधे सेकंड में हो जा रहा है तो हम क्या हो जा रहे हैं? पहले से फास्ट हो जा रहे हैं। फास्ट हो रहे हैं तब ना आवृत्ति बढ़ेगा। तो कहे खड़ा हो जाएगा तो झूले की गति तेज हो जाएगी, झूले की आवृत्ति बढ़ जाएगी, झूले की आवृत्ति, झूले का आवर्तकाल कम जाएगा।
ठीक ना, ना कन्फ्यूज करेगा। चलो ठीक। अब देखो यार, झूलवा पर, झूला पर तुम यार 5 गो 8 गो आदमी को बैठा दो, उससे कुछ इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहेंगे झूला पर 4 आदमी और बैठ गया तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, आवृत्ति क्या होगा, तो ठेठ भाषा में जानेंगे। यहाँ द्रव्यमान का कोई काम नहीं है। इसके सूत्र में तो सीधे निकल है 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी, है ना जी। तो कितनों बैठाइए, इसका आवर्तकाल आवृत्ति क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब इसी सिचुएशन में देखो यार, पेंडुलम वाला घड़ी और समय पर फंसाता है आप लोग का, तो इसको भी समझ लीजिए जरा। आप लोग जानते हैं पेंडुलम वाला घड़ी तो देखबे किए होंगे, जिसमें ऐसे करके पेंडुलम घूम रहा है, ऊपर से क्या है, घड़ी है, पेंडुलम ऐसे ऐसे मारता है जी। अब पेंडुलम तो धातु है भैया, अब धातु गर्मी में क्या होता है, धातु गर्मी में गर्म होकर क्या होता है, फैल जाता है, फैल जाता है। तो गर्मी में पेंडुलम वाला घड़ी जो रहेगा तो उसका यार जो आवर्तकाल क्या होगा, टी बराबर क्या, 2 पाई रूट अंडर एल बटे क्या रे जी, 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी। तो गर्मी में एल क्या होगा, बढ़ जाएगा। पेंडुलम के घड़ी में गर्मी में एल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो गर्मी में जब एल बढ़ जाएगा, है जी, गर्मी में जब एल बढ़ जाएगा तो यार टोटल वैल्यू जो आवर्तकाल है वो भी क्या होगा, आवर्तकाल भी क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखो आवर्तकाल बढ़ गया मतलब क्या, कि भैया जो इसको 1 सेकंड में घूमना चाहिए था अब 1.3 सेकंड में घूम रहा है। मतलब का स्लो हो गया, जो काम ये पहले 1 सेकंड में करता था अभी 1.3 सेकंड में कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि अब धीरे धीरे कर रहा है, तो घड़ी गर्मी में क्या हो गया, स्लो हो गया। समझो, अरे क्या हो गया रे, स्लो हो गया। अभी लंबाइया घटेगा तो घड़िया क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। समझा। अब देखिए इधर आइए, हम लोग सब जानते हैं कि जो हमारे पृथ्वी का जो ध्रुव है, सब बताए थे आपको, ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण क्या है, ध्रुव पर हमारा गुरुत्वाकर्षण क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है भैया। ध्रुव पर हमारा गुरुत्वाकर्षण क्या है, ज्यादा है ना जी, बताए थे ना। तभी तो किसी वस्तु का भार ज्यादा कहाँ है, ध्रुव पर, और विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण क्या है, कम है ना जी। अब केंद्र पर तो शून्य है, उसका तो कहो बातें नहीं करो, वहां पर तो कोई जाएगा तो उसका इन्फिनिटी हो जाएगा, वो कोई काम के नहीं है। अभी यार पेंडुलम वाला घड़ी लेके चल गए हम गुरुत्वाकर्षण, कहाँ, ध्रुव पर लेके चले गए। पेंडुलम वाला घड़ी को लेके हम कहाँ चले गए, ध्रुव पर चले गए कि चलो भैया पेंडुलम का घड़ी तुमको हम ध्रुव घुमा के लाते हैं जी। अब ध्रुव पर जाएंगे तो हमारा गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा। तो यार ध्रुव पर इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2 पाई तो बदले वाला है नहीं बेटा, समझ लो। फिर क्या बेटा, तुम्हारा एल बटे जी। अब नीचे के मान बढ़ेगा तो पूरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो मूर्खों बता सकता है। एगो भैया तुम्हारा मतलब कि 20/5 रहेगा, तो 20/5 हमको कितना आया, 4 आया। अब नीचे के वैल्यू बढ़ा दिए, 20 के जगह हम क्या कर दिए 10, तो हमको 2 आ रहा है। तो नीचे का वैल्यू अगर गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा है तो ओवरऑल देखो 2 पाई तो चेंज होने वाला है नहीं, और नीचे जी बढ़ जाएगा, तो जी बढ़ जाएगा तो टोटल वैल्यू क्या होगा, टोटल वैल्यू ये बढ़ल है नीचे वाला, तो टोटल वैल्यू क्या होगा, कम जाएगा। तो क्या कम जाएगा, आवर्तकाल कम जाएगा। समझो आराम से, आवर्तकाल कम जाएगा। तो ध्रुव पर आवर्तकाल क्या होगा इसका, अब इतना में ना समझ में तो फिर कोनो दवाई ना हमारा पास। आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा, कम हो जाएगा, और वो को
आवर्तकाल कम हो जाएगा तो आवृत्ति बढ़ जाएगी, आवृत्ति बढ़ जाएगी। आवर्तकाल कम होने का मतलब क्या कह रहा है कि जो 1 सेकंड में घूम के आ रहा था तो 0.9 सेकंड में आ जा रहा है, फास्टली आ जा रहा है। तो फास्ट आ रहा है तो ध्रुव पर घड़ी क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा रे, आवृत्ति बढ़ जाएगा तो ध्रुव पर घड़ी क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, समझे। ध्रुव पर यार आवर्तकाल कम जाएगा तो आवर्तकाल कम जाएगा तो बताइए कि है भैया आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति बढ़ जाएगा। और आवृत्ति बढ़ जाएगा तो ध्रुव पर घड़ी क्या हो जाएगा, फास्ट होगा कि स्लो होगा, फास्ट हो जाएगा। 1 सेकंड में जो करना चाहिए था काम तो 1 सेकंड से कम में हो जा रहा है ना जी, कम में हो जा रहा है तो क्या है, घड़ी क्या होगा, फास्ट होना चालू हो जाएगा। और जो 1 सेकंड में करना था उसको 1.5 सेकंड में करे लगेंगे तो घड़िया धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ध्रुव पर अब इतना भी ठेठ नहीं समझेगा, इतना जानना कि ध्रुव पर पेंडुलम वाला घड़ी फास्ट हो जाता है, ध्रुव पर पेंडुलम वाला घड़ी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ऐसे समझ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर तुमको कोई फंसा नहीं सकता है। अब यही घड़ी को यार हम विस्पत रेखा पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे विस्पत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर लाएं तो यहाँ जी का मान क्या होगा, कम होगा। अब 2 पाई और रूट अंडर एल बट्टे क्या जी, जी। तो यहाँ जी क्या है, कम है। और यहाँ जी क्या था, यहाँ जी क्या था, ज़्यादा था। तो बाबू मेरे यहाँ जी कम है, ये कम जाएगा तो यार जो आपको यार ये कम जाएगा तो 2 पाई तो नहीं चेंज होना है, एल है बाबू। और नीचे जी कम जाता है, कमेगा नीचे वाला तो ओवरऑल मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ध्रुव जब हम विस्पत रेखा पर आएंगे तो क्या होगा, आवर्तकाल, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आवर्तकाल बढ़ जाएगा और आवृत्ति, आवृत्ति कम हो जाएगा। सॉरी, आवर्तकाल बढ़ जाएगा और आवृत्ति क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब का ठेठ भाषा में इतना भी न समझा तो छोड़ो, वो जिद हम न करते हैं। फिर रटबे कर, फिर जान की विस्पत रेखा पर घड़ी क्या हो जाएगा, अरे स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और ध्रुव पर घड़ी क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। चलिए दोस्त, आज हम लोग अच्छा से किए हैं, सब इसको अच्छा से करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर आपके पास प्रैक्टिस के साथ आएंगे। चिंता मत कीजिए, मौसम का खराबी था, जान रहे हैं कि यास तूफान तहलका मचाए हुए था, तो आप मेरे क्लास के समय नेटवर्क नहीं था, नेटवर्क नहीं था तो सोचे कि यार भाई लोग के लिए रिकॉर्ड करके ही भेज दें, तो किसी न किसी माध्यम तक से आपके पास ज्ञान को पहुंचाना है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से पढ़िए, चिंता नहीं कीजिए, जो मन से पढ़ेगा वो सबका रिजल्ट होगा। जय हिंद, जय भारत।